जय हिंद दोस्तों। प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार से जो भी हमारे लिए हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अच्छी खबर है और उसके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो एस्टेट का एग्ज़ाम आया है, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विषय में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या कुछ चीज़ें हमारे जानने के लिए हैं और क्या कुछ हमारे लिए बेहतर है, इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है सबसे पहले आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। अब क्या कुछ नोटिफिकेशन है तो आप देख सकते हैं। एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतने यानी कि 9 तारीख को, आज का ये पेपर में निकला हुआ है, दिनांक 31/7/2023 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 यानी कि माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के लिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023 आयोजित किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। क्या कुछ विस्तृत विवरण है, आइए हम जान लेते हैं। इसकी जो संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगा, वो पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, पहली बात। दूसरा चीज़ ये है कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, आपका बहुविकल्पीय होगा, 1 नंबर के 1 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा के विषय में और क्या चीज़ें हैं। माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 यानी कि माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 यानी कि उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय का विवरण निम्नलिखित है। अब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सामान्य विषय अगर होंगे, सामान्य विषय में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। हमको जानना है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है। अब इसको हम बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये हमारे जानने योग्य बात होगी। कोई भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए भाई साहब, मिस नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। इसमें लिखा है आप 113, ये क्या है आपका, ये विषय कोड है। ठीक है, विषय कोड आपका 113 होगा। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% आपके मार्क्स होने चाहिए शारीरिक शिक्षा में, स्नातक उपाधि में। ठीक है, यानी कि बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए और उसमें आपका एज अ मेन सब्जेक्ट शारीरिक शिक्षा होना चाहिए और 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, इसलिए इस एलिजिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एक वैकल्पिक, अगर ये भी नहीं है तो एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा और 45% अंकों के साथ आप जो ग्रेजुएशन किए हों तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेल कूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं तथा अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता, केवल पार्टिसिपेशन मांगा है, आपसे प्लेस नहीं मांगा है, ये ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप 45% अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेल कूद
अथवा खेलों, प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता। अगर ये भी नहीं है तो और क्या चीज़ें ज़रूरत है, यानी कि प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी, यानी कि अगर आप कोच हैं या प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक हैं तो 45% अंक सहित स्नातक में आप तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव, यानी कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। बाकी आप ग्रेजुएशन में 45% अंक हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, 45% अंक आपको ज़रूरत है। या फिर अगर ये भी नहीं है तो एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों सहित स्नातक, यानी ये आप ध्यान रखिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी पे फॉर्म को भरेंगे कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में आपकी शारीरिक शिक्षा हो और आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में 40% मार्क्स मात्र, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसा स्नातक जिसने खेल कूद या खेलों में स्कूल अंतर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय विनियम 2007, ठीक है, इसके अनुसार NCCC प्रमाण पत्र पास किया हो तो भी आप भर सकते हैं। यहाँ पे NCC वालों को वरीयता दी जा रही है। आप अगर NCCC सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जा रही है। आप देख सकते हैं शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात BPED पाठ्यक्रम अथवा इसके समतुल्य, यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं है तो शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक, यानी कि 3 वर्ष की अवधि तक आपका जो सब्जेक्ट 3 साल रहा हो वो शारीरिक शिक्षा रहा हो। और क्या चाहिए, और आपका 3 वर्ष का स्नातक रहा हो और आपके NCC नहीं BPED, उसके बाद आपका BPED या BPED के समकक्ष जो भी BPED के रिलेटेड जो भी उसके इक्विवेलेंट हैं वो उसमें से कुछ भी आप अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और क्या चीज़ें हैं, ऐसा स्नातक जिसने खेल कूद एथलेटिक्स में राज्य विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो तो भी आप भर सकते हैं। या ऐसा स्नातक जिसने अंतर कॉलेजिएट खेल या खेल प्रतियोगिताओं में पहला दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त किया है वो भी भर सकते हैं। अगर NCCC प्रमाण पत्र धारक हो तो आप भी भर सकते हैं जिसने जोखिम पूर्ण खेल कूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो। अब और क्या चीज़ें हमारे जानने योग्य हैं हम देख लेते हैं, ठीक है। 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति। विनियम 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कोचिंग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में 1 वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष अवधि का स्नातक यानी BPED होना चाहिए या इसके समतुल्य कोई भी डिग्री है तो मान्य है। अब ये चीज़ें आपको मैंने एक बार में बहुत अच्छे तरीके से शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड आपकी जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब और देख लेते हैं कि क्या हमारे जानने योग्य है। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए और हम देखते हैं अब क्या कुछ चीज़ें हमारे जानने योग्य हैं यहाँ पे। और हमारे जानने के लिए कुछ
नीचे तो नहीं दिया हुआ है। और देखते हैं, ये एक अच्छी खबर है आपके लिए, और जो भी किसी भी सब्जेक्ट से हैं और ख़ासकर फिजिकल एजुकेशन से अगर आप हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस फॉर्म को फिल करिए। यहाँ पे और कुछ आपके जानने योग्य बातें नहीं दी हुई हैं, देख लेते हैं एक बार। अगर कुछ दिया है तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी किसी भी चीज़ यानी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो पैसा लगेगा परीक्षा शुल्क वो कितना है। अगर आप आते हैं सामान्य वर्ग से पेपर 1 अथवा पेपर 2 एक पेपर के लिए, अगर आप सामान्य से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो आपका 960 रुपये, यानी सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग यानी EWS, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 900 रुपया है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के लिए 760 रुपये रखे गए हैं। अब पेपर 1 या पेपर 2 दोनों पेपरों के लिए 1440 रुपया है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के लिए 1140 रुपये का देय होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा, पेपर किस तरह से होगा, पेपर की अवधि क्या होगी, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें अभ्यर्थी की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, इसका आयोजन एक से अधिक पालियों यानी तिथियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतया अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षा फल तैयार करने के लिए या तैयार करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। यानी कि हमको पता है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है। तो आपकी जब परीक्षाएं 4-5 पाली में या 6 पाली में होंगी, या 2 से अधिक पालियों में अगर होती हैं परीक्षाएं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं तो वो किसी का पेपर कठिन आ जाता है, किसी का पेपर आसान आ जाता है। ऐसे में उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, एक लेवल में लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाएगी ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि ना हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी, वेरिएशन ऑफ अ जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड से की जाएगी। अब ये क्या है, उक्त परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थी की उत्तीर्णता अभ्यर्थी की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अब और देख लेते हैं। प्रतिशत के अनुसार यानी उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि आपके रॉ स्कोर, यानी कि आपका जो सही प्रश्नोत्तर के आधार पर प्राप्त अंक हैं उसके आधार पर नहीं होगा। आपके उत्तीर्णांक यानी कि आपने जो उत्तीर्ण किया है उसके प्रतिशत के अनुसार होगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 है तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है वो 74.90 आता है, तो निर्धारित उत्तीर्णांक यानी कि 150 का 50% इक्वल टू 75 प्राप्त नहीं, ये क्या लिखा है, 150 का 50% इक्वल टू 75 प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा। यद्यपि
कि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, इसलिए किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपके नंबर घट भी सकते हैं और आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की अवधि, अब ये आपका CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होगा 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि क्या है? तो उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 9 तारीख यानी 9 अगस्त से इसी महीने में यानी आज से ही भरे जाएंगे 4:30 बजे के बाद। दिनांक 23/8 यानी 23 अगस्त तक भरे जाएंगे। ठीक है, 23 अगस्त तक भरे जाएंगे। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की जो विधि है वो आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी समिति के वेबसाइट जो ये है उस पर जा कर के आप क्लिक करिए और क्लिक करने पर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का लिंक खुलेगा, जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। प्रॉपर दी हुई चीज़ें हैं, कुछ भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका सारा डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। और क्या चीज़ें हमारे जानने योग्य हैं, हम देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान आप कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे, अपलोड रंगीन फ़ोटो और हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, फ़ोटो जो आपका हाल ही में होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका क्या होना चाहिए? सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए। चमकदार कुछ मत डाल दीजिएगा, नहीं तो कुछ कहीं प्रॉब्लम ना आपके लिए क्रिएट हो जाए। कैमरे के सामने खींचा हुआ फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल वाला फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं मोबाइल वाला फ़ोटो डाल देते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी कुछ हमारे जानने योग्य बातें नहीं हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे मिलती है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ये बड़ी खबर है आपके लिए, तो मैं सोचा आपको ला दूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको सबसे पहले सबसे तेज़ फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी सारी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।